Welcome friends. Today in this video I am going to discuss some numericals based on the lecture number 5 and 6. 5 and 6 means which I already discussed in part 5 and 6 about the resistivity and the drift of electrons. Now these numericals are the previous year paper questions of NEET, IIT, JEE and the CBSE boards, and it is very important and useful for your preparation towards the various competitive examination. Now let us start with the first question. This is the past CBSE question. Okay. Here it is the two wire of one copper. Here what is the question is that यहाँ पे क्या बोल रहा है कि two wires, one of copper and other is manganese. There is two wire, one is copper and the other is manganese, and have the same resistance and equal length. Which wire will be thicker and why? ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि दो आपके पास क्या है, दो वायर है. लेट इट बी आर टू वायर्स. ये दो वायर है, एक मान लीजिए कॉपर का है और एक मान लीजिए आपका मैंगनीन का है. किसका है? मैंगनीन. तो हम लोग को जैसे पता है क्या कॉपर क्या है, कॉपर एक कंडक्टर है, प्योर कंडक्टर होता है, ठीक है, मेटल है. लेकिन मैंगनीन जो है, मैंगनीन क्या है, ये जो है ना बना होता है, एलॉय है, एलॉय. ये क्या होता है, ये जो ना मिक्सचर होता है मेटल्स का जब मिला देते हैं तो वो एलॉय बनता है. तो ऑब्वियसली जब इसका रेसिस्टिविटी कॉपर का क्या हो गया, प्योर मेटल हो गया, इसका रेसिस्टिविटी ऑब्वियसली कम होगा. क्यों कम होगा प्योर मेटल का? क्योंकि मेटल है, उसमें क्या होगा, करंट आपका क्या होना चाहिए, अच्छा से फ्लो होगा, क्योंकि वो सपोर्ट करता है ना मेटल, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, कंडक्टर होते हैं. लेकिन जो एलॉय होंगे उसमें क्या होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन का मात्रा मीन्स इसका कंडक्टिविटी कम होगा. ये कंडक्ट तो करेंगे लेकिन कम करेंगे, जैसा कि कॉपर करते हैं उससे उस तरह से नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि मैग्नीन का रेसिस्टिविटी जो होता है वो ज़्यादा होता है. तो मैग्नीन का क्या हो गया आपका, मैग्नीन का रेसिस्टिविटी इज़ ग्रेटर देन कॉपर. समझ गए ना क्यों ग्रेटर होता है रेसिस्टिविटी? क्योंकि ये अपोज करता है मोशन ऑफ ये फ्लो ऑफ करंट. कौन? रेसिस्टिविटी मीन्स व्हाट, रेजिस्टेंस मीन्स व्हाट, इट विल अपोज द फ्लो ऑफ करंट. सो और सबसे ज़्यादा कौन ये रेसिस्ट करेगा, वो है मैग्नीन. कॉपर में स्मूथली करंट फ्लो होगा, ठीक है. तो ये क्या हो गया, रेसिस्टिविटी ऑफ मैग्नीन इज ग्रेटर देन रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर. ठीक है, ये समझ में आ गया. ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग को क्या पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, R इक्वल टू रो L बाई ए. ये रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला है. इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो क्या आपका रेजिस्टिविटी, L क्या है लेंथ, A क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है, अब क्या बोला, ये टू वायर्स ऑफ द इक्वल लेंथ. इक्वल लेंथ मीन्स क्या हो गया, इसका लेंथ L है तो इसका भी लेंथ L है. ठीक है, एरिया के बारे में कुछ नहीं बताया गया है. लेट इसका एरिया A1 है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, A2. ओके, इसका रेसिस्टिविटी रो M है तो इसका रो CU. ठीक है, तो L आपका क्या हो गया, इट इज़ अ कांस्टेंट. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो बाय ए लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि L आपका क्या हो गया, कांस्टेंट. ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो बाय ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, तो अब मान लीजिए ओके, ऑफ सेम रेजिस्टेंस भी क्या है आपका, सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है. ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, दोनों का सेम है. सेम मतलब क्या, मान लीजिए रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका, कांस्टेंट. मींस R इक्वल टू आपने जो लिखा है रो L बाई ए, L आपका कांस्टेंट हो गया और R क्या है, ये भी आपका कांस्टेंट. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो ओनली. क्यों? क्योंकि R आपका कांस्टेंट है, L को भी कांस्टेंट है. इसका मतलब ये हो गया आपका क्या, अगर रो आपका ज़्यादा है
रो अगर ज़्यादा है तो आपका एरिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। इफ़ रो क्या है, ज़्यादा है, रेसिस्टिविटी ज़्यादा है तो एरिया भी ज़्यादा होगा। एरिया मतलब क्या हो गया, क्योंकि ये सिलिंड्रिकल है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल। मान लीजिए ये सिलेंडर है ना, तो क्रॉस सेक्शन मतलब क्या होगा, ये जो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन होता है सिर्फ इसका एरिया, तो ये तो सिंपल है, पाई आर स्क्वायर होगा। रेडियस ये सर्कल है, और टोटल एरिया तो ये क्या होगा, ये टोटल एरिया सिलिंड्रिकल का एरिया होगा, वो नहीं डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पर सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर क्या हो गया, रेडियस, रेडियस हो गया। रेडियस मीन्स अगर रेडियस आपका ज़्यादा है तो ये क्या हो गया, थिक होगा। रेडियस मोर मतलब क्या हो गया, थिकर, थिक मोटा तार होगा। अगर रेडियस कम होगा तो पतला तार होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपको, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। तो इसलिए जैसे कि रो एम इज ग्रेटर देन रो सी यू है, इसका मतलब क्या हो गया कि एरिया ऑफ एम शुड बी ग्रेटर देन एरिया ऑफ सी यू। सही है। अगर इस टाइप का केस है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एरिया, क्योंकि मैग्नीन का ज़्यादा है इसलिए ये वायर थिक होगा। सो मैंगनीन वायर विल बी थिकर, इसलिए क्या होगा, ये थिकर होगा, मतलब मोटा होगा ये कंपेयर टू कॉपर वायर। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, this is the your second question, that is the following tables gives the length of the three copper wires means there is a three wires but of the same material, that is rho, means your resistivity which is the material property, this will be constant, ये क्या हो जाएगा आपका constant. Now their diameters and the applied potential difference across their end. Okay, length of the table gives the, here it is given three wires of the same material, that is copper wires of length, diameter and the potential difference is given. Suppose this is your wire, okay, and it is connected through a battery, let it be a battery of DC volt V is the voltage and its length is L. Diameter means what? Diameter means we can say it is directly proportional to, not directly proportional, area is directly proportional to diameter square. Area is directly proportional to diameter square. R square means directly proportional to diameter. Okay. Now L, it is the length, it is V, and so there will be a current I. Now what to arrange the wire in increasing order according to the following. We need to arrange the wire in increasing order. जैसे जैसे कोई भी मैग्नीट्यूड बढ़ेगा उसको अरेंज करना है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन देम, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन देम, देन ड्रिफ्ट स्पीड, देन करंट डेंसिटी, ये सबको हमको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। लेंथ L हो गया, और मान लीजिए एरिया होगा कुछ, एरिया ले लीजिए आप इसका A, एरिया क्या लिया हम लोग, A ले लिया है, ठीक है। एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होगा, आर मतलब डायमीटर, डायमीटर कितना है 3D/2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा हमको इसे। तो नंबर 1 क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्टेज अपॉन लेंथ, सिंपल है, वोल्टेज अपॉन लेंथ। आपका वोल्टेज क्या है, ये हो गया फिक्स्ड मीन्स कांस्टेंट तो नहीं बोल सकते यहाँ क्योंकि ओके, तो ये क्या हो गया, वोल्टेज अपॉन लेंथ का ये रेशियो है। तो अब फर्स्ट वायर के लिए क्या होगा बताइए, वोल्टेज कितना है V और लेंथ कितना है L, तो ये V/L हो जाएगा। E2 के लिए क्या होगा, वोल्टेज VL 2L, तो V/2L हो जाएगा। E3 क्या होगा, E3 क्या है, ये सब ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्टेज अपॉन लेंथ, ठीक है। तो ये E3 क्या हो जाएगा आपका, वोल्टेज कितना है 2V बाई लेंथ कितना है 3L हो गया। ये 2/3 का वैल्यू कितना होता है 0.67 मान लीजिए V/L, ये कितना होता है 0.5 × V/L, ये कितना होता है, ये तो V/L ही है,
तो यहाँ से हम लोग कौन सा ज़्यादा होगा बताइए। E1 सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो E1 सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद क्या होगा E3 ज़्यादा होगा, तब फिर E2 ज़्यादा होगा। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। नाउ सेकेंड बी पार्ट में क्या बोल रहा है ये, ड्रिफ्ट स्पीड। तो ड्रिफ्ट स्पीड हम लोग का क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड बताइए। ड्रिफ्ट स्पीड क्या लिखते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड इक्वल टू फोर्स क्या लिखते हैं, Q इंटू ई बाई मास इंटू टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ड्रिफ्ट स्पीड है। ट्रिक क्या है इसका, देखिए ट्रिक इस टाइप का है, जैसे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं। एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, और फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फोर्स इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू क्यू ई इंटू टी बाई एम। तो सिंपली वी कैन राइट from this equation. Okay, so what is your drift velocity, E tau by m. That means that your drift velocity is directly proportional to E. Small e is a constant 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Tau is the relaxation time, it is also fixed, and m is the mass, that is also fixed. So your drift velocity is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। मीन्स जिसका जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है उसका क्या होगा, आपका उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो इट विल बी VD1 ग्रेटर देन VD3 ग्रेटर देन VD2। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, I will clear your doubt. Okay, now C part, what is the C part, what is the current density within them. Current density means J. As we know that the current is given by what, trick is that भीना, current is equal to हिंदी में लिख सकते हैं आप भीना, V ना means velocity, drift velocity into electrons into n is the what is the n? N is the electrons per unit volumes and A is the area. So your current equal to what, Vd into E into N into A, and I by A is nothing but the your J is current density. So Vd into E into N, that means that your J, that is the current density, is directly proportional to Vd, and hence it implies that your current density 1 will be greater than current density 3 and greater than 2. So it is very simple question. Okay, this is your answer, as J is directly proportional to your drift velocity. So drift velocity, and this is your series of the drift velocity, so current density series will be also same. Now we will move for the next question, question number 3rd. This is also the previous year CBSE question. Okay, now question is that the two metallic wire P1 and P2 of the same material and same length. Same material means rho will be constant means same. Okay, and length is also constant, but different cross sectional area. Different cross sectional area means P1 and there is P2, then area is A1 and the area is A2. Now are joined together and then connected to a source of EMF. Now these two wires, that is P1 and there is P1 and P2, find the ratio of the drift velocity of the electron in the wire. Ratio of the drift velocity, what we need to find out, ratio of drift velocity of free electron in the wire P1 and P2 if the wire are connected in series and in parallel. Number one part, first part is in these two are connected in the series like this one. Okay, and one voltage is applied across this one. This is first part, and second part is that these two wire are connected in parallel of the same length, na, like this one, parallel connection, and across a voltage. Why it is parallel? Because the voltage, if this is voltage, then voltage across this
across this conductor will be same and also across this terminal will be same, and at the same time the current which will flow from here, that will divide into two parts, this part and above part, this part and this part. So it is a parallel connection. In this, current will be same. Now area, what is the area of this one? A1 and A2. Now what we will do is that in the first case, when it is in series connection, what we know that the current क्या है हमारा, current इक्वल टू V ना पता है, VD1 into E into N into A1. A1 मीन्स एरिया 1 एंड VD1 इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है, तो करंट क्या होगा, करंट इसमें भी I फ्लो होगा, इसमें भी I फ्लो होगा, करंट विल बी सेम कांस्टेंट. करंट क्या हो गया, कांस्टेंट मीन्स सेम करंट. ये VD1 इंटू E इंटू N इंटू ये किसके लिए, P1 के लिए. उसी तरह सेम करंट किसके लिए, P2 के लिए भी सेम होगा, दैट इज VD2 EN इंटू A2. ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, VD1 बाई VD2 इक्वल टू EN दोनों क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा. सो इट विल बी A2 बाई A1. ठीक है, ये सिंपल इक्वेशन है. ठीक है, तो इफ़ यू हैव एनी डाउट काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, नाउ और पार्ट बी में क्या है, ये पैरेलल कनेक्शन है. ये क्या है, पैरेलल क्यों है मैंने बता दिया पहले ही. ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें क्या हो जाएगा आपका, वोल्टेज क्या होगा, सेम. वोल्टेज इज, इस केस में क्या होगा, वोल्टेज सेम, वोल्टेज इज सेम. वोल्टेज क्या हो गया, सेम एंड सेम वोल्टेज. तो इसके अक्रॉस वोल्टेज है, तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू R इंटू आई. ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, R इंटू आई. रेसिस्टेंस इंटू, मान लीजिए ये P1 कंडक्टर है और ये P2 कंडक्टर है. ठीक है, तो P1 के लिए क्या लिख सकते हैं, I1, बताइए, I1 इंटू R1, और यही सेम होगा किसके लिए, I2 इंटू R2. I1 इंटू इसमें जो करंट होगा, यहाँ पर क्या होगा, I1 मान लीजिए, और इसमें I2. I1 इंटू इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R1, तो R1 हो गया ये, और इसका रेजिस्टेंस हो गया R2, तो I2 इंटू R. तो दोनों का वोल्टेज क्या हो गया, सेम वोल्टेज हो गया. तो ये इक्वेशन हो गया. ठीक है, नाउ अब हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R1 बराबर, R1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R1 इक्वल टू रो, क्योंकि सेम है, L सेम है, बाय A1 क्योंकि एरिया डिफरेंट होगा. ओके, नंबर 1. नंबर 2 क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, रो L बाई A2 लिख सकते हैं. ओके, और करंट I1 क्या लिख सकते हैं, I1 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 इक्वल टू लिख सकते हैं V ना, मीन्स VD1 EN इंटू A1. ठीक है, नाउ I1 ये हो गया, और I2 क्या लिख सकते हैं, VD2 इंटू E इंटू N इंटू A. सो R1 इंटू I1 क्या हो जाएगा, R1 इंटू I1, तो R1 इक्वल टू A1 नीचे है. ठीक है, और इसमें A1 मल्टीप्लाई है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल. सो इट विल बी VD1 इंटू E इंटू N. ठीक है, ओके, इसको हम क्लियरली बताते हैं इसको, ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो ये क्या हो सकता है आपको, I1 इक्वल टू क्या लिख दिया हम लोग, I1 इक्वल टू हो गया आपको VD1 EN इंटू A1. ठीक है, I2 इक्वल टू हो गया VD2 इंटू E इंटू N इंटू A2. R1 इक्वल टू क्या हो गया आपको, R1 इक्वल टू रो L बाई A1 एंड R2 इक्वल टू क्या हो गया, रो L बाई A2. और हम लोग को पता था वोल्टेज सेम होता है, I1 R1 इक्वल टू I2 R2. इसलिए हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, I1
I1 हो गया आपको VD1 EN A1 इंटू R1, R1 क्या हो जाएगा रो L बाय A1 एंड इट इज इक्वल टू I2, I2 क्या हो जाएगा VD2 EN A2 इंटू R क्या हो जाएगा रो L बाय A2। सो अब देखिए ये A2 कैंसिल आउट, A1 कैंसिल आउट हो जाएगा, EN will be cancel out, row L cancel out. So from here also we can write VD1 equal to VD2, and so we can write VD1 by VD2 equal to 1. So this is answer. So in the parallel connection we got VD1 by VD2 equal to 1, and at the same time for the series connection we got this one. Okay, now we will move for the next question. If you have any doubt, kindly comment in the comment section. Okay, now we will move for the next question. Question number 4. This is also the previous year board question. Okay, number 4 is that the temperature coefficient of resistivity, that is alpha, unit is per degree centigrade. Okay, for the two material A and B, materials are different, so resistivity will be different. Okay, R, this is given, your alpha 1 alpha 2 is given, alpha 1 and alpha 2 is given for A material and for B material. Okay, now two resistor R1, this is your alpha 1 and this is your alpha 2. Now two resistor R1 R2 made from the material A and B respectively. What is the resistance? It is A has the resistance of R1 and it has the resistance of R2, made from the material A and B respectively. They have the resistance of 200 ohm, and it is 100 ohm at 0 degree centigrade. 0 degree centigrade means what we can write here, RA0 means resistance of A at 0 degree centigrade is 200, RB at 0 equal to 100 ohm. Okay, now show on diagram the color code of a carbon resistor that would have a resistance equal to the series combination of R1 R2 at the temperature of 100 degrees centigrade. Now your temperature, that is T, is given at 100 degree, means 100 degree centigrade we need to find out the total resistance. Color code carbon resistor that would have a resistance equal to series combination of resistance, means series combination of two resistor. Okay, there is R1 and R2 and the series combination of this resistance will have the resistance equivalent to RE. What is R1? R1 means RA at which temperature? At 100 degrees centigrade. It is RB at 100 degrees centigrade. Let it be AT we will write. Okay, and it is as RBT for easy understanding. Okay, and the equivalent resistance will be what? As both are in series, so equivalent resistance will be RE, equivalent resistance, that will be equal to RA at T plus RB at T temperature. Now we know that the, क्या जानते हैं हम लोग को पता है क्या, R इक्वल टू क्या होता है रो L बाई A. ओके, सो मान लीजिए L बाई A हम लोग का क्या है कांस्टेंट है, देन वी कैन राइट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो. ठीक है, अगर L बाई A क्या है आपका, यहाँ पर क्या है कांस्टेंट मानते हैं. ठीक है, तो L बाई A कांस्टेंट हो गया तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो. और हम लोग को क्या पता है रेसिस्टिविटी R एट टेम्परेचर T इक्वल टू R0 एट 0 डिग्री इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल T मीन्स चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है,
ओके, डेल टी का मतलब क्या हो गया, डेल टी इक्वल टू जो आपका फाइनल टेम्परेचर है टी माइनस जो इनिशियल चिन्ह है, मान लीजिए ये इनिशियल टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा टी ओनली। ओके, सो और रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि एल और ए क्या है आपका कांस्टेंट, इसलिए हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। तो इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी इक्वल टू रेजिस्टेंस इज 0 डिग्री इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी। टी इज़ द टेम्परेचर और यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। So from this formula we will calculate resistance A at temperature T, that will be equal to resistance A at 0 degree centigrade into 1 plus alpha A into temperature T. What is T? 100 degree centigrade. Now alpha 1 कितना आपका 0.0031 है ना, 0031 और अल्फ़ा 2 हो गया 068। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, आर ए जीरो कितना है आपका, ये 200 है, आर ए जीरो कितना 200 हो गया। अल्फ़ा पता है, ये टेम्परेचर पता है, तो आर ए टी कितना हो जाएगा, ये अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर 31 इंटू 100 कीजिएगा तो ये कितना होगा 1.31। सो इट विल बी 200 इंटू 1 प्लस इंटू 100 कीजिए तो ये कितना होगा 0.31। सो इट विल बी 31 इंटू 2, तो इट विल बी 262 ओम। ठीक है, नाउ उसी टाइप से जिस तरह से हम लोग ने कैलकुलेट किया आर ए टी, उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे आर बी एट टेम्परेचर टी इक्वल टू आर बी एट 0 डिग्री प्लस 1 प्लस अल्फ़ा बी इंटू टेम्परेचर टी। सो टी तो पता है 100 डिग्री हो गया, अल्फ़ा बी कितना है 0.00 कितना है देखिए, ये हो गया अल्फ़ा 2 दैट इज 0068 हो गया, ये पता है ये, और ये आर बी जीरो कितना है 100 है। सो इट विल बी 160, आर बी टी आपका कितना हो गया 168 ओम हो गया, सिंपल है ये। सो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये दोनों का सम आर ए टी प्लस आर बी टी इक्वल टू कितना हो गया 2 दैट इज 430 ओम। ये ओम रेजिस्टेंस क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है सेकेंड पार्ट में, क्या इसको हमको किस पे दिखाना है, कार्बन रजिस्टर के डायग्राम जो होता है कलर कोड डायग्राम, उस पे हम लोग को ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 430 ओम, इसको किस पे शो करना है, कलर कोड बोलते हैं, या फिर कार्बन रजिस्टर पे जो कलर कोड होता है उसके तरीके से हमको शो करना है। ठीक है, निगलेक्ट द रिंग कॉरस्पॉन्ड टू टॉलरेंस, तो टॉलरेंस को हम लोग को यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, तो किस टाइप से होता है देख लीजिए पहले डायग्राम, क्या होता है कलर कोड, ये हो गया मान लीजिए वायर, तो यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट सेकेंड डिजिट, तो फिर ये हो गया मल्टीप्लायर। ओके, और उसके बाद एक और होता है तो उसको बोलते हैं हम टॉलरेंस मल्टीप्लाई डिजिट 1 एंड डिजिट 2। तो इस क्वेश्चन में तो बोल दिया गया कि इसको निगलेक्ट करना है, टॉलरेंस को हम लोग को काउंट नहीं करना है, तो बचा ये दो। ठीक है, तो अब देखिए आर ई इक्वल टू आपको कितना हो गया 430 ओम, तो इसको हम मल्टीप्लायर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 43 इंटू 10⁻1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिजिट 1 कितना हो गया 4, डिजिट 2 3 एंड मल्टीप्लायर हो गया ये 1। तो हम लोग का ट्रिक है कलर कोड के लिए BB लिख देता हूँ मैं, BB ब्लैक ब्राउन, याद रखिएगा ये ब्लैक है ब्राउन है और एक और B है वो ब्लू होगा। ठीक है, ब्लैक ब्राउन BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड
वाइफ, वेरी गुड वाइफ। एंड वाइफ क्या पहनती थी? वाइफ पहनती थी नेकलेस। किसका नेकलेस पहनती थी? वाइफ पहनती थी आपको गोल्ड, सिल्वर एंड नो नेकलेस। गोल्ड सिल्वर का नेकलेस पहनती थी। कौन? इनकी वाइफ। तो इस टाइप का ये एक ट्रिक है। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप से कोड होता था। ये -1 -2 और नो कलर के लिए प्लस माइनस कितना 10% प्लस माइनस 5%। यही है ना ट्रिक, याद है ना? हाँ, इसमें क्या था? ये हो गया आपको प्लस माइनस 5% प्लस माइनस 10%। नो कलर के लिए हो गया, नो कलर के लिए प्लस माइनस 20%। ठीक है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या 43 4 कहाँ के लिए है? वाई। तो ये क्या हो गया? वाई कलर होगा। उसके 3 किसके लिए? ओ मीन्स ऑरेंज कलर हो गया। और 10 टू द पावर 1 है। 10 टू द पावर 1 किसके लिए? बी मीन्स ब्लैक ब्राउन। ये ब्राउन हो गया, ब्राउन। तो कलर कोड समझ में आ गया ना ये कैसे हो गया? सो इट विल बी योर मल्टीप्लायर रिंग विल बी ब्राउन color and digit 2 will be your orange and first digit will be your yellow. If you have any doubt, kindly comment in the comment section and do not forget to subscribe this channel. Okay, this is your answer. Now we will move for the next question, that is why fifth question is this: why alloys like constantum and magnesium are used for making standard resistance? What is this standard resistance? स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का मतलब यही हुआ कि ऐसा रेजिस्टेंस अगर मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो भी उसका रेजिस्टेंस जो है ना बहुत कम चेंज हो, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। समझे? तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस क्या हो गया? स्टैंडर्ड है मीन्स ज़्यादा वेरिएशन ना हो रेजिस्टेंस में। अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ गया तो क्या होता है? बहुत सारे रेजिस्टेंस होता है, उसका रेजिस्टेंस जो है ना चेंज होने लगता है। तो हम लोग को तो पता है क्या क्या प्रॉपर्टी है कॉन्स्टेंटम एंड द मैग्नीन का। ठीक है, तो वो देखिए। और स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर के साथ वेरिएशन ना हो, इसलिए स्टैंडर्ड हुआ रेजिस्टेंस। ठीक है, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन ना हो। नाउ देखते हैं इसका क्या क्या वो प्रॉपर्टी है कॉन्स्टेंटम और ये मैंने ना बोथ दैट इज द कॉन्स्टेंटम एंड मैग्नीन के प्रॉपर्टी देखेंगे दोनों। ठीक है, दोनों अप्रॉक्स सेम ही होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर रो एम मतलब क्या? रेसिस्टिविटी ऑफ मैग्नीन एम फॉर मैग्नीन एंड सी यू मीन्स कॉपर के साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। कॉपर क्योंकि ये प्योर कंडक्टर होते हैं मेटल। सो ये दोनों का क्या होता है? हैव द हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी। इनका क्या होता है? रेसिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होता है। क्या होता है इनका वैल्यू? रेसिस्टिविटी वेरी हाई होता है। रेसिस्टिविटी हाई का मतलब क्या होगा? रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा का मतलब क्या हो गया? I² एक लॉस होता है, लॉस जिसके कारण हीट जनरेट होता है। रेसिस्टर में क्या जनरेट होता है? हीट। जो जनरेट होता है रेजिस्टर में वो होता है I²। मीन्स R ज़्यादा है तो आपका हीट भी ज़्यादा होगा। सो इसी कारण से हम लोग ये कॉन्स्टेंटम और मैग्नीनियम का यूज करते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर हम लोग को हीटिंग एलिमेंट में यूज करते हैं। किस में? हीटिंग एलिमेंट में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस के कारण, क्योंकि इसका हाई रेजिस्टेंस होता है उसके कारण से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगा फॉर द सेम करंट। अगर मान लीजिए आपका 2 वायर है, एक हो गया कॉपर का, एक हो गया ये हो गया कॉपर का वायर, और ये मान लीजिए मैग्नीन का। इसमें भी करंट कितना पास हो रहा है? मान लीजिए 5 एम्पियर। इसमें भी करंट पास हो रहा है 5 एम्पियर। तो इसमें हीट कौन ज़्यादा देगा? ऑब्वियसली ये देगा मैग्नीन, क्योंकि I² हो गया इंटू R, क्योंकि रेजिस्टेंस मैग्नीन का ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या होगा? क्योंकि R ज़्यादा है तो ऑब्वियसली है कि ये क्या हीट ही है, इसका वैल्यू ज़्यादा होगा। किस में? मैग्नीन में कंपेयर टू कॉपर। सो इसलिए हम लोग इसको मैग्नीन को कभी कभी
कभी क्या जनरली हम लोग हीटिंग एलिमेंट के फॉर्म में भी यूज करते हैं। जैसे हीटिंग एलिमेंट आपको आयरन में जो होता है, जो घर में क्लॉथिंग को आप जिसको आयरन करते हैं, क्लॉथ कपड़े को जो जब आयरन करते हैं तो उसमें भी क्या लगा रहता है, ये इसी मटेरियल का बना होता है, ठीक है। और नंबर 2 क्या है, ये दोनों का क्या होता है, क्या हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी होता है। नंबर सेकेंड पॉइंट क्या है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इज लेस। और इसका जो अल्फ़ा जो पढ़े हैं, जो टेम्परेचर डिपेंडेंस का जो बोलते हैं पर डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं पढ़ते हम लोग, ये रो टी इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 + अल्फ़ा इंटू टी जो होता है, ये अल्फ़ा जो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होता है, लेस होता है। अगर मान लीजिए अल्फ़ा कम होगा तो आपका टेम्परेचर ज़्यादा होने से भी क्या होगा, क्योंकि ये कम है, ये क्या है अल्फ़ा कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट भी तो कम ही होगा। कम होगा तो आपका टेम्परेचर रेसिस्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। सो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज आल्सो लेस फॉर कॉन्स्टेंटम एंड मैग्नीनियम। और नाइक्रोम के लिए भी यही होता है, ठीक है, नाइक्रोम के लिए भी कम ही होता है कंपेयर टू कॉपर। कॉपर का ज़्यादा होता है कंपेयर टू मैग्नीन। मैग्नीन का देखिए 10⁻⁵ है तो कम हो गया, लेकिन कॉपर का ज़्यादा हो गया। सो टेम्परेचर कोफिशिएंट कॉपर का ज़्यादा होता है और ये रेसिस्टिविटी कॉपर का कम होता है, ठीक है, ये याद रखना है। क्योंकि ये टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका कम है, इसके कारण से क्या होगा, टेम्परेचर से कम इफ़ेक्ट करेगा। टेम्परेचर आपका बहुत भी वेरी कर जाएगा तो, क्योंकि अल्फ़ा आपका कम है तो उसके कारण से वेरिएशन बहुत कम होगा। इसलिए रेसिस्टिविटी इज अ वीक डिपेंडेंस ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। सो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटम एंड मैग्नीनियम को हम लोग यूज करते हैं, किसके लिए, स्टैंडर्ड रजिस्टर के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this question number 6, it is the part of the it is the previous year question, that is the NEET 2021 question. What is the question? The given certain properties, physical term associated with the flow of current through a metallic conductor, mathematical relation means, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, कॉलम 1 में दिया है आपको फिजिकल प्रॉपर्टी दिया है और कॉलम 2 में उसका फॉर्मूला दिया है, तो हम लोग को ये मैच करना है, ठीक है। तो ये सिंपल है। पहले क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमने क्या बताया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फोर्स को हम लोग E इंटू ई लिख दिए, फोर्स डिवाइड बाय मास इंटू टाइम को टाउ ले लिए, तो ये वाला फॉर्मूला हो गया। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या हो जाएगा 3, तो ए का क्या हो गया आपको, इसका ए का 3 हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी मतलब क्या हो गया, रो इक्वल टू क्या होगा, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया है, क्या बताया हम, इसके लिए फॉर्मूला है, मैं नीट पास करूँगा, क्या है, मैं मीन्स एम, मैं नीट पास करूँगा, नीट इंटू पी इट इज रो, ओके, इट इज द रो, इट इज अ ट्रिक, ओके। मास इक्वल टू एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 1.6 × 10⁻90 and t is the tau. So in simply we can write n equal to tau into rho. So from here we can write rho equal to m by n square e into tau. So it is very easy formula. And what is the trick, मैं नीट NEET, मैं नीट पास करूँगा, पास P means रो only, resistivity. So it is your this equation, so it is your B. Number C, what is the relaxation period? How to find out the relaxation period? By which formula we will find out the relaxation period, that is tau.
okay, m into n square e by tau. Okay, this is not your b, okay, do not confuse, because it is rho is actually given. So if rho is given, then we can write tau equal to m by n e square into rho. So it is your time. Time means this formula, m by n e square into rho, this is time. Time means c, it will be c, not e. Resistivity, and we know the Ohm's law. Ohm's law क्या था हम लोग का, R V इक्वल टू R इंटू आई, ये आपको याद है. और V को हम लोग क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, E इंटू लेंथ, E इंटू लेंथ लिखते हैं, ठीक है. और R को हम लोग लिखेंगे, R को लिखेंगे रो L बाई ए इंटू आई, तो आई ही है. L बाई ए को क्या लिख सकते हैं, L L विल बी कैंसल आउट, सो इट विल बी E इक्वल टू रो इंटू जे. So rho will be equal to, what will be rho? Rho will be equal to E upon J. So E upon J is rho, means resistivity. So it is B. Resistivity is also known as specific resistance. So now current density. What is the current density? We know that current का ट्रिक क्या होता था, मैंने वीना V N into A, वीना, and I by A will be equal to J, so J will be equal to VEN. VEN means this one, that is your D. So it will be your 3, then what will be the answer for this one, 6 number question A, that is 3, then B is 4, then C is 1, and then D is 2 number. So option number A is your correct answer. So it is very easy, only formula based. So we will move for the next question, that is 7 number question. This is 7 number question. This is also a NEET previous year paper. Okay, the charge particle having a drift velocity, it is simple formula, that is Vd is given. Okay, in an electric field is also given, E has the mobility. What is the mobility? Mobility is defined as the ratio of drift velocity divided by electric field. Simple, it is, what is the mobility? Drift velocity by electric field. Okay, we can correlate like this, and V is look like mu is look like V, so it is directive optional. Okay, so V mu equal to Vd by E. Okay, this is your formula, put the value and find the result, and from this one 7 number question we will simply Vd is equal to 7.5 by 3, so it will be 2.5 into 2.5 into what will the 10 to the power minus 4 divided by 10 to the power minus 10, so it will be 10 to the power minus 4 plus 10, so it will be 10 to the power 6 only. So 10 to the power 6 plus 6, so this will be your answer A. It is important, what is the unit for the mobility? Mobility unit is meter square per volt second. V for volt and S is second, very important, this is unit. Okay, next question. Now this is your 8th number question. This is also NEET previous year. The color code of resistance is given below. Color code is given, we need to find out the resistance. So it is what? It is digit 1, digit 2, then multiplier, then tolerance. What is again formula? VB Roy of Great Britain has very good wife, and wife क्या पहनती थी? Wife wears gold and कभी कभी silver and gold silver का necklace पहनती थी. So no color. Okay, now what is this? 0 1 2 3 4 5 ... Okay, what is yellow? Yellow means 4, so it will be your 4. Okay, now second digit violet means V, it will be 5 6 7 8 9 7, so 47 into multiplier, this is multiplier means brown, black, B for black, first one is black, very important, black, brown, and this is blue.
blue. What is this? Blue. Black, brown. Black, brown. Black, brown, blue. Okay, this is important. Black, brown, blue. Okay, 47 into brown. Brown means this one. Means 10 to the power how much? 1. So it will be 1. And plus minus gold. Gold means how much? Gold, if it is a multiplier, then minus 1, and it is minus 2. And if it is your what is this tolerance, then plus minus 5% only. 5%, 10%, and no color means 20%. It's increasing. 5, then 10%, then 20% for the no color, for 20%, and it is negative minus for the multiplier. So plus minus, what is gold? Gold is your 20% now. Gold is 5 planes, so plus minus 5% only. So what will be the answer? 47 into 10, that is 470 plus minus 5%. So 47 into 470 into C. So answer will be your C. Next question. If you have any doubt, kindly comment in the comment section. 9 number question we will see. It is also NEET previous year. Which of the following representation of the variation of the resistivity, temperature, rho and temperature of copper? What is copper? Copper is your conductor. कॉपर क्या है? ये कंडक्टर है. कंडक्टर, एंड कंडक्टर के पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है. ये याद रखना है आपको, वेरी मच इम्पोर्टेंस. फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ये स्टार्टिंग होता है यहाँ से, जीरो से नहीं, थोड़ा सा ऊपर से. सो आंसर इज बी. ये आपको लेक्चर में मिल जाएगा, प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने डिस्कस किया. ये किसका प्रॉपर्टी होगा? ये हो जाएगा नाइक्रोम का. याद है ना? नाइक्रोम का. और ये क्या है? रेसिस्टिविटी. टेम्परेचर बढ़ता है, रेसिस्टिविटी करता है. तो ये क्या हो गया? सेमीकंडक्टर का होता है. सेमीकंडक्टर मतलब सिलिकॉन जैसे हुआ, जर्मेनियम हुआ, इस टाइप के मटेरियल को क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर. ये भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, इसको छोड़ दीजिए. ये किसका नहीं पता, छोड़िए, इसको अभी कंसीडर नहीं करना है. ये 3 को समझ गए ना? इफ़ यू हैव एनी डाउट काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो आंसर इज बी. ओके, नाउ वी विल मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस? तो सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस क्या होता है? देखिए, इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर जैसे हो गया आपको ये ट्रांसफार्मर में जैसे होता है. इंडक्टर का सिंबल कैसे होता है? ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, इस टाइप से ये इंडक्टर होता है. ठीक है, इंडक्टर का काम क्या है? अगर यदि करंट फ्लो हो रहा है तो इसको क्या करेगा? अचानक से बढ़ने नहीं देता है. इंडक्टर क्या करता है ये काम? ये सडनली चेंज जो होता है, चेंज होने नहीं देता, उसको अपोज करता है. कौन? इंडक्टर. इंडक्टर विल अपोज द चेंज इन द करंट. ये इंडक्टर का काम. रेजिस्टेंस क्या करता है? डायरेक्टली अपोज करता है. तो ये तो प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ये तो प्रोटेक्शन नहीं दे रहा. प्रोटेक्शन मतलब क्या? अचानक से सर्किट ब्रेक कर देना, ऐसा तो है नहीं. स्विच क्या करता है? स्विच काम करता है. स्विच क्या करता है? ये स्विच जो हमारे घर में स्विच ऑफ स्विच ऑन करते हैं, जैसे बल्ब को ऑफ ऑन करना. ऑफ ऑन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? स्विच का यूज करते हैं. कंडक्टर क्या होता है? मेटल. तो मेटल में तो करंट ही फ्लो होता है. ठीक है, तो अब बचा फ्यूज. फ्यूज क्या होता है? फ्यूज को हम लोग मान लीजिए इस टाइप से फ्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, मान लीजिए एक रेजिस्टर है. ठीक है, और यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं, तो क्या होगा? मान लीजिए करंट आई है. मान लीजिए अचानक से क्या हुआ? यहाँ पर जो है ना शॉर्ट सर्किट हो गया. शॉर्ट सर्किट मतलब क्या? शॉर्टेड हो गया. दोनों लाइन क्या हो गया? शॉर्ट हो गया. तो करंट जो है यहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया. शॉर्टेड मतलब क्या हो गया? जीरो रेजिस्टेंस. शॉर्ट मतलब क्या हो गया? रेजिस्टेंस है ही नहीं. इधर में तो रेजिस्टेंस है कुछ, तो किधर जाएगा? जिधर रेजिस्टेंस नहीं है उधर जाएगा, क्योंकि उधर अपोज नहीं कर रहा है, कोई अपोज करने वाला है नहीं, तो इधर ही फ्लो होगा सब करंट. तो इस कारण से क्या होगा? इसमें करंट क्या होगा? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. करंट बहुत ज़्यादा बढ़ने से क्या होता है? ये जो आपका फ्यूज होता है, फ्यूज ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? I² R होता है. R मान लीजिए जो भी हो, करंट क्या है? बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? हीट हो जाता है. हीट होने के क्या कारण होने कारण क्या होता है? ये फ्यूज जो होता है, फ्यूज
जो कि लीड प्लस टीन का बनाता है, लीड प्लस टीन किसका बना होता है, ये फ्यूज जो बना होता है वो होता है लीड प्लस टीन का बना होता है क्या, फ्यूज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा हीट हो गया तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी, तो ये क्या होता है, ये वायर जो होता है फ्यूज वायर ये क्या कर जाता है, मेल्ट हो जाता है, मेल्ट। अगर ये मेल्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, आपको मेल्ट होने के बाद ये इस टाइप से हो जाएगा सर्किट। ये क्या हो गया, मेल्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो क्या हो गया, करंट इसमें फ्लो नहीं होगा। अगर करंट इसमें फ्लो नहीं होगा तो आपका ये जो सर्किट होगा ये आपका क्या रहेगा, सेफ होगा। सो इट इज आंसर फ्यूज का यूज करते हैं किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए। ये फ्यूज आप देख सकते हो आपके घर में भी होगा, जहाँ पर स्विच गियर रहते हैं, जहाँ पर वो फ्यूज होता है ना इस टाइप का जो बना रहता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं, दो होता है, ठीक है। और इसके इस टाइप से निकला होता है कुछ इस टाइप से, और इसमें जो ना वायर लगा रहता है फ्यूज। तो ये क्या होता है, मेल्ट होने से क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, जिसके कारण से आपका सर्किट प्रोटेक्ट होगा। सो आंसर विल बी योर फ्यूज। क्या होगा आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज 11 नंबर क्वेश्चन। इट इज ऑल्सो अ नीट प्रीवियस ईयर 2015 क्वेश्चन। Across a metallic conductor, it is a conductor of non-uniform cross sectional area। non-uniform cross sectional area है, ठीक है, एक जगह बड़ा है एरिया, एक छोटा है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक हमेशा बराबर कांस्टेंट। अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। इसके अक्रॉस क्या किया आपने, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज आपने अप्लाई किया एक कांस्टेंट। कौन सा क्वांटिटी इसमें से कांस्टेंट रहेगा, आप हमारे चैप्टर में देख सकते हो, मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ये क्या होगा, करंट आपका होगा आंसर। क्या होगा, करंट हमेशा कांस्टेंट होगा। इस पॉइंट यहाँ पर भी करंट क्या होगा, कांस्टेंट, यहाँ पर भी सेम करंट फ्लो होगा। अगर यदि 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ से भी, यहाँ पर भी 5 होगा, यहाँ पर भी 5 करंट, यहाँ भी 5 करंट, यहाँ भी 5 करंट होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप सीरीज पैरेलल से देखिएगा तो क्या होगा, मगर मान लीजिए इतना दूर वायर कनेक्ट किया आपने, ये कनेक्ट किया, या फिर इस टाइप से कनेक्ट किया, या फिर इस टाइप से आप कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या होगा, सीरीज होगा ना। तो ये करंट क्या होगा, सेम ही होगा, जहाँ भी हो ये क्या होगा, सेम करंट विल फ्लो। एज करंट क्या होता है, और करंट का फॉर्मूला भी यही होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो मीन्स dq/dt। यहाँ पर भी चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा एरिया है तो जो कम समय में पास कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर कम एरिया है तो ज़्यादा समय में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा। इसलिए करंट क्या होगा, फिक्स। और करंट डेंसिटी क्या होता है, J = I/A। क्योंकि एरिया यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो इसलिए ये भी कांस्टेंट नहीं होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E/m × τ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, या फिर हम लोग ये यहाँ से भी लिख सकते हैं, I = क्या लिखते हैं हम लोग, I = VD × वीना मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू J मीन्स I/A। so it will not be constant। and what about the electric field, this electric field will also not be constant। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। ओनली करंट विल बी योर कांस्टेंट quantity। okay, now we will move for the next question। if you have any doubt, kindly comment in the comment section। number 12 number question, this is also a NEET previous year question। carbon resistor it is given, okay, identify the color code we need to identify, okay। now it is given R = 47 ± 4.7 and unit is किलो ओम। किलो ओम को आप रहने दीजिए, बाद में करेंगे हम लोग, पहले यहाँ पर देखते हैं।
ये तो 4.7 है, परसेंटेज में इसको करना है कन्वर्ट। तो 47 का कितना परसेंट ये है, 47 का x% इक्वल टू 4.7 हो गया। तो x इक्वल टू कितना होगा बताइए, बाय 10, 10 कैंसिल आउट, 47 कैंसिल आउट, सो x विल बी इक्वल टू 10%। सो ये 47 कितना हो गया आपको, 10%। सो r इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 47 प्लस माइनस 4.7 कितना है, इसका कितना परसेंट हो गया, ये ओनली 10%। सो इट इज़ 10%। और ये किलो ओम है। नाउ किलो को अब हम लोग ब्रेक करेंगे, किलो मीन्स 10⁻3। सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड, सो r विल बी इक्वल टू 47 इंटू 10⁻3 प्लस माइनस 10%, बिकॉज इट इज़ द परसेंटेज, मीन्स जितना यहाँ पर होगा उसका 10%, मतलब जितना यहाँ पर है उसका 10%। और यूनिट क्या हो गया, ओम, पहले किलो ओम था अब ओम हो गया। ठीक है, अब देखिए, सो फर्स्ट डिजिट कितना का हो गया, ये 4 हो गया। 4 मीन्स इट विल बी येलो, आप सेम ट्रिक यूज कीजिए। ठीक है, 7 मीन्स वायलेट, और ये 3 है, पावर 3 है, मीन्स इसका कितना हो जाएगा, 10⁻3 का ये ऑरेंज, और 10% मतलब क्या हो गया, गोल्ड एंड सिल्वर, सो इट विल बी सिल्वर। सो ये हो गया आपको येलो, वायलेट, ऑरेंज एंड सिल्वर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, if the resistance of the conductor means metal which has the free electrons, 5 ohm at 50 degree and 7 ohm at 100 degree centigrade, coefficient of resistance material is, it is also a NEET previous year. Temperature coefficient of resistance means alpha we need to find out. What we will do, we know the formula, that is RT equal to R naught into 1 plus alpha into del T. It is at 0 degree centigrade, then this is del T will be equal to only T. So RT equal to R0 means 0 degree centigrade, 1 plus alpha into T. Okay, now we will write the equation. From this what we can write, 5 ohm equal to R naught. 5 ohm at which temperature, it is 50 degree centigrade. R naught we do not know, resistance is 0 degree we do not know, so 1 plus alpha into temperature is how much, into 50. So from here what we can find out, so from here what we can write, now we will write the second equation, that is from this one, 7 equal to R naught into 1 plus alpha, same resistivity, same material is there, into temperature is 100. It is equation number 2. Take the ratio of these two equations, that is 5 by 7, R naught will be cancel out, but let it be, we will write 50 alpha by R naught into 1 plus 100 alpha. ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए आप कमेंट सेक्शन में। नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, एंड फ्रॉम दिस वी विल फाइंड आउट, just we will multiply, how we will multiply, let us see, 5 into this one, cross multiplication, this will be this and this will be multiplied with this. So 5 into 1 plus 100 alpha equal to 7 into 1 plus 50 alpha. So from this alpha will be equal to 2 by 150, and that is 0.01 per ohm. So answer will be your A option. Okay, now we will move for the next question, that is masses. This is NEET previous year. Masses of the 3 wire copper are in the ratio of this one. Copper wire means material is same, that means your rho resistivity will be constant, because copper wire but same material has the 3 wires, like this one, 3 wires. Okay, are in the masses are ratio M1, M2 and M3. It is the ratio means only ratio, means M1 is to 2, M2 is ratio, M3 equal to 1 is to 3 is to 5. Their length is also in ratio L1, L2 and L3. What will be the ratio of electrical resistance? We need to find out. Okay,
Now we know that R is the resistance, that is rho L by A is the area, and this can also be written as rho L square by A into L by multiplying L on numerator and denominator. ओके, ऊपर नीचे आप L से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, रो L स्क्वायर बाई ए एल. सो इट विल बी रो L स्क्वायर बाय ए इंटू एल. क्या होता है आपका वॉल्यूम. वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम. सो इट इज वॉल्यूम. ओके, नाउ और हम लोग को ये पता है कि डेंसिटी मान लीजिए डी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम. डी डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है फॉर्मूला. ओके, सो क्या लिख सकते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम. वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी. डेंसिटी ऊपर चला जाएगा. ठीक है, सो आर, सो क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आर इक्वल टू रो इंटू डेंसिटी इंटू एल स्क्वायर बाय एम. क्योंकि एक ही मटेरियल है आपका. कौन सा मटेरियल है ये, कॉपर मटेरियल है. क्या है, कौन सा मटेरियल है, कॉपर. कॉपर का आपका रो कांस्टेंट होगा. कॉपर है, एक ही मटेरियल है, तो इसका डेंसिटी क्या होगा, सेम ही होगा. सबका डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सेम मटेरियल है. डेंसिटी और रेसिस्टिविटी दोनों सेम होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे. सो कांस्टेंट कर देंगे तो क्या हो गया, रो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाय एम हो जाएगा. ठीक है, ये रेजिस्टेंस क्या होगा, एल स्क्वायर बाय एम के ऊपर वेरिएशन होगा. अब देखिए तो R1:R2:R3 का रेशियो क्या हो जाएगा आपका. R1 का मतलब क्या हो गया, एल स्क्वायर बाय एम. तो L कितना हो गया आपका 5, L1 कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, L1 स्क्वायर बाय, लिख देता हूँ मैं इजीली, M1 L1 स्क्वायर बाय M1. ये इसलिए लिख रहा हूँ मैं L1 M1 सिंपली बिकॉज इट इज़ अ रेशियो है. क्या ये रेशियो. और आपको इजीली समझाने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं R इक्वल टू के, रो इंटू डी इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट है जो कि सेम होगा, बाय एल स्क्वायर बाय एम. ये भी मैं लिख सकता हूँ. ठीक है, या प्रोपोर्शनल भी लिख सकता हूँ. तो R1 क्या हो जाएगा आपका, के इंटू एल. लेंथ तो डिफरेंट है सबका, मास भी अलग है, इसलिए L1 स्क्वायर बाय M1 इंटू के क्या कॉन्स्टेंट, रेशियो के इंटू L2 स्क्वायर बाय M2, रेशियो के इंटू L3 स्क्वायर बाय M3. ये हो गया, लिख सकते हैं. तो के कैंसल आउट हो जाएगा. सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, L1 स्क्वायर बाय M1 इज टू L2 स्क्वायर बाय M2 इज टू L3 स्क्वायर बाय M3. तो ये सब का रेशियो पता है. लेंथ का कितना है रेशियो, बताइए क्या क्या रेशियो है. 1:3:5. तो लेंथ कितना हो गया, क्या है, मास हो गया 1:3, मास का हो गया 1:3:5, और लेंथ का हो गया आपको 5:3:1. यही है ना, 53135. ठीक है, तो अब देखिए लेंथ L1 कितना हो जाएगा, ये 5 का मतलब ये मान लीजिए रेशियो है ना, तो इसको मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं लिख सकता हूँ. लेंथ को क्या लिख सकता हूँ, L1 इक्वल टू, मान लीजिए ये जो रेशियो है इसको मान लीजिए x मानते हैं प्रोपोर्शनल को, तो ये क्या हो जाएगा 5x. L2 क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स. L3 कितना हो जाएगा x, 1 इंटू एक्स मीन्स x. ठीक है, अगर इसका रेशियो लीजिएगा तो क्या होता है कि x कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 5:3:1 आता है. ठीक है, मास के लिए भी सेम. तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेंथ L1 स्क्वायर मीन्स 25 बाय मास 1 स्क्वायर मीन्स 1, मास 1 कितना 1. L2 स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 3 का स्क्वायर 9. L3 का स्क्वायर मीन्स 1 बाय 25. और ये थोड़ा सा वो हो गया अल्टर. क्या है ये, यहाँ पर L1 स्क्वायर कितना हो गया 25 बाय मास कितना 1. L2 स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9 अपॉन मास 2
मास कितना है ओनली 3, तो 3 लिखेंगे, ठीक है। L3 का स्क्वायर मीन्स कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, मास 3 कितना है 5, तो ओनली 5। सो मल्टीप्लाई कीजिए सबके ऊपर, कितना से मल्टीप्लाई करना है आपको, ये 3 3 कैंसिल आउट, 3 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 इंटू 5 125, 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 1 5 इंटू 5 1, so it will be 125:15:1, so answer will be your D. So now this is numerical which is based on the previous part 1, part 5th and 6th lecture. सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।